इतिहास था वो बचा हुआ था। हालांकि राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां है नहीं। तो जहां इंडिया का जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तब 1 महीना लगता है, 1 पोथा भरते हैं। पर जब ये राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं 2-2.5 दिन लगते हैं, 5-7 पन्ने लगते हैं। इतने के अंदर बेचारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। वैसे बेसिकली जब हम हिस्ट्री को बांटते हैं तो यदि मैं ये कहूं कि जो काल विभाजन किया जाए तो सबसे पहले हम एक बोलते हैं पाषाण काल, फिर एक आती है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आती है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, फिर आता है महाजनपद एरा, फिर सीधे सीधे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। हम बेसिकली इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वापस आप देखना, पाषाण काल या स्टोन एज कहिए आप इसको। शुरुआत का मनुष्य जब पत्थरों का प्रयोग किया करता था, वो जो कंडीशन है उसको पाषाण काल कहा गया। आप कहोगे सर वो पत्थर का क्या करता था? तो पत्थरों से शिकार किया करता था, पशु को मार लिया करता, किसी को कच्चा ही खा लिया करता था उसको। एक बार उसने कोई पशु को मारने के लिए पत्थरों को तीखे कर करके रखता था, पेबुल बना लिया करता था। पेबुल बोलते थे ऐसे पत्थरों को। आगे से तीखे करने सीख गया था। एक बार कोई भाटा उसने किसी पशु के मारा, पशु तो बेचारा घायल होकर गिर गया, मर गया वहां पे पशु। तो पत्थर किसी पहाड़ी के टकराया या दूसरे पत्थर के जाके टकराया, आग लग गई। वो जो उसने मारा था शिकार, वो और उसमें जल गया। वो भाग के गया, उसको लगा अरे आज ये नया कोतक है। पास गया तो तपन और महसूस हुई, बुझी थोड़ी देर के अंदर, वो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। और उस दिन जब उसने वो पशु खाया, उसे इंटरेस्ट अलग ही आया, उसको लगा रोस्टेड है आज, तो आज मामला सही है। तब उसके समझ में आया कि यार ऐसे बाटे से बाटा भिड़ाऊं तो आग लग सकती है, और आग के अंदर यदि मैं किसी चीज को जला लूं तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद अलग हो जाता है। उस आग में जली हुई यदि उसने कोई घास फूस भी खाई तो भी उसको टेस्ट में उस दिन अलग से इंटरेस्ट आया। तो पाषाण काल में बेसिकली एक तो वो पत्थरों से शिकार किया करता था, और इसी चक्कर में उसको आग की खोज हो जाती है, आग की खोज कर लेता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ा आविष्कार कोई शुरुआती दिनों का माना जाता है तो अग्नि का आविष्कार माना जाता है। तो हम उस पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि जब शुरुआती मनुष्य पत्थरों को हथियार बना के अपने कामकाज किया करता था, तो वो कौन कौन सी जगह थी, क्या क्या उन जगह से अपने को मिलता है, कुछ वो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कि भारत में फिर हमें एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है। प्रारंभ में उस सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास में मिले थे, इसलिए हम उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे की जो जानकारियां वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए वेदों से जानकारियां मिली, इसलिए उस वाली सभ्यता का हमने नाम वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल दे दिया। जब छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए थे, जनपद बनने शुरू हो गए थे, राज्य को जनपद बोलते हैं। एक स्थिति ये आई जब वो जनपद मिल मिल के बड़े बड़े जनपद हो गए, महाजनपद हो गए। भारत में 16 बड़े महाजनपद हो जाते हैं। उन महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। बाद में उन 16 महाजनपदों को एक महाजनपद खा जाता है, वो महाजनपद था मगध। उस मगध पर कब्जा एक वंश कर लेता है, मौर्य वंश कर लेता है, इसलिए मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्यों के पतन के बाद फिर भारत एक बार खंडित हो गया था, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। किसी एक वंश से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि मौर्यों के बाद का समय है, तो हमने उसको मौर्योत्तर काल कह दिया। एक बार फिर भारतवर्ष को पुनः एक ही सूत्र में बांधने के लिए गुप्त सम्राट आ रहे थे, इसलिए वो काल गुप्त काल है।
गुप्तों के बाद में एक बार फिर हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, सामंतवाद देखने को मिलता है, टूटन देखने को मिलती है, खंडित होता है भारत। हम कहते हैं पोस्ट गुप्ताज पीरियड है, गुप्तोत्तर काल है। बेसिकली हम बड़े बड़ी सी ये बातें पढ़ेंगे इस दौरान। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, सिंधुगढ़ सभ्यता के बारे में, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर। खूब सारी चीजें जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो एंशिएंट में शुरू में समझाया जाएगा इनके बारे में और क्या है, कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था, नहीं था। हम जो बेसिक अपने राजस्थान के काम की चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़ लेते हैं अपने। सबसे पहले पाषाण काल है, स्टोन एज है। पाषाण काल की यदि जानकारियां अपने को सबसे पहले किसी ने यदि देनी शुरू की तो 1870 के आसपास में C.A. हैकेट नाम का एक बंदा था, गोरा है कोई, उसको दो जगह से, एक तो जयपुर से, एक बूंदी में जगह पड़ती है इंद्रगढ़, इन दो जगह से पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली, हैंड एक्स बोलते हैं। 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी हुई हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंडेक्स कहा जाता है। तो शुरुआती उपकरण यदि हमें उस पत्थरों के कोई औजार वगैरह मिलते हैं तो ये औजार मिले। फिर उसके बाद एक बंदा था सेटनकार, उसको ऐसी चीजें झालावाड़ में मिली, झालावाड़ वाले इलाके में मिली। एक बंदा था बी ओलचिन, उसको ऐसी कुछ चीजें जालोर वाले इलाके में मिली। एक तो शुरुआती ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 1870 में C.A. हैकेट को इंद्रगढ़ और बूंदी से पत्थर की बनी हुई हाथ में ली जाने वाली कुल्हाड़ी या हैंडेक्स प्राप्त होता है। कुछ उसी प्रकार के कुछ इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो है सेटनकार को झालावाड़ से मिलते हैं और बी ओलचिन को जालोर से मिलते हैं। सिंपल कोई पूछ ले कि जालोर क्षेत्र में पाषाण उपकरण प्राप्त करने वाला पुरातत्वविद कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट कौन था, तो याद रखना बी ओलचिन। झालावाड़ क्षेत्र में कौन करता है, सेटनकार। C.A. हैकेट कहां करता है, जयपुर और इंद्रगढ़। मैं यदि पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले यदि मानवीय हलचल कहीं पर दिखाई देती है कि मानव यहां तो पक्का रहा ही होगा, वो बनास नदी के आसपास का इलाका है। बनास और उसकी जो सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है, मानवीय हलचल दिखाई देती है। कहते हैं बनास और उसकी सहायक नदियां थी, वो पत्थर लाया करती थी, अपने पानी के बहाव के साथ में पत्थर लाया करती थी। उन्हीं पत्थरों से जो यहाँ पे रहने वाला मनुष्य था वो औजार या उपकरण बनाया करता था। कहते हैं ये पत्थर आज भी आपको नाथद्वारा और कांकरोली के आसपास वाले इलाके के अंदर दिख जाएंगे। उस इलाके में आज भी ऐसे पत्थर दिख जाएंगे। ये बात भी थोड़ी याद रखना कि पाषाण काल का वैसे तो जो इतिहास है अपने यहाँ पर किसने उत्खनन वगैरह किया या सबसे पहले किसको क्या मिला, तो वो तो ये है कि 1870 में C.A. हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ से हैंडेक्स प्राप्त हुआ, सेटनकार को झालावाड़ से कुछ ऐसे उपकरण मिले, और बी ओलचिन को जालोर के अंदर पाषाण काल के उपकरण दिखाई देते हैं, स्टोन एज के इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं हमें। वैसे सबसे पहले राजस्थान में मानवीय हलचल, ह्यूमन एक्टिविटीज बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इन नदियों के बहाव के साथ आए हुए पत्थर जो स्टोन थे वो नाथद्वारा और कांकरोली क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। ये सामान्य से इधर उधर की बातें हैं। मैं वास्तव में उस चीज पे आना चाहता हूं जो अपने एग्जाम के अंदर आती है। हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल में हमारे बड़े बड़े सेंटर कौन से थे, कौन से ऐसे सेंटर थे बड़े जहां से हमें कुछ मिलता है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ मानव का एक ठहराव रहा था, यहाँ पर मनुष्य लंबे समय तक रहा होगा। बाकी शुरुआत का जो मनुष्य था भ्रमणशील था, नोमेडिक था, घुमक्कड़ यायावर जिंदगी जिया करता था, एक जगह पे नहीं रहता था, भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चलता रहता था। हालांकि वो जहां रुका है तो नदियों के आसपास रुका है। विल ड्यूरेंट नाम का एक बंदा है जो कहता है कि जो नदियां है वो सभ्यताओं का पालना है, कि नदियों ने हमेशा सभ्यताओं का विकास किया है, क्योंकि पानी की जरूरत हमेशा पड़ी, बिना पानी के तो रह ही नहीं सकता था, बाकी चीजें बाद में आई आपके चल के, तो पानी की जरूरत पड़ी तो वो हमेशा पानी वाले इलाके के आसपास रहा था। तो अपने यहाँ पर भी जो शुरुआती हलचल है बनास और उसकी सहायक नदियां जो भी है उसके आसपास में देखने को मिलती है। या और अच्छे शब्दों में कहूँ तो आप कहोगे कि मेवाड़ वाला जो इलाका वो मानवीय दृष्टिकोण से, मनुष्य के रहने के दृष्टिकोण से सबसे पुराना है।
सबसे पुराने टाइम में यदि राजस्थान में कहीं पे लोग आके बसे होंगे तो कि इस बनास वाले आसपास के इलाके के अंदर, इस मेवाड़ वाले इलाके के अंदर आके बसे होंगे। तो इनमें एक बड़ा सेंटर अपने को दिखाई देता है बागोर। दो तीन बातें, कहां पे है तो आप कहोगे भीलवाड़ा। मैंने कहा कि नदियों के किनारे, तो कौन सी नदी है तो आपको कोठारी। पाषाण काल का सेंटर है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं यहां से। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथ जो होता है, छोटे छोटे पत्थर के बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के बने हुए हथियार इसको प्राप्त हुए। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि शायद धीरे धीरे जाके बागोर के लोगों ने एग्रीकल्चर करने शुरू कर दी होगी। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में भी पता चलता है कि ये लोग पशुपालन भी करते होंगे, पर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। शुरुआत का जो भी मनुष्य था वो पशुपालक था, पशुपालन नहीं किया करता था। पर बागोर से ये भी पता चलता है कि शायद थोड़े दिनों बाद में धीरे धीरे ये लोग खेती भी सीख रहे थे, कुछ अपने लिए खाने जैसा कुछ ना कुछ उगा ही रहे होंगे। एक बड़ी जोरदार सी चीज, यहां से एक सुई मिली है तांबे की, कॉपर की, बाकायदा छेद वाली सुई, जिसमें पीछे छेद हो, इसे धागा डाला जा सकता है उसके अंदर, वो छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तो बागोर याद रखना। तो बागोर अपने सबसे प्राचीन कोई सभ्यताओं के अंदर कोई जगह मिलती है अपने को तो बागोर मिलती है, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है, जहां से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं और कृषि और पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। हमें यहाँ से एक छेद वाली सुई मिली है जो कि तांबे की बनी हुई है, वैसी एक सुई और मिलती है। इसका एक्सकेवेशन किसने किया? इसके जो एक्सकेवेटर थे उनका नाम था वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र नाम करके एक बंदे थे, उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, उत्खनन। उत्खनन मतलब खुदाई, कि भाई इसके बारे में अपने को बताता कौन है। तो 1967 से लेके 70 तक, 1967 से लेके 70 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्र जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर अपने बागोर का उत्खनन करते हैं और वो ये बताते हैं कि साहब यहाँ से आपकी खूब सारी ऐसी ऐसी बातें मिली, ऐसी ऐसी आपकी चीजें मिली। अब आगे बढ़े हम। पाषाण काल का एक और बड़ा सेंटर जो अपने को मिला वो मिला तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती, वापस नदियों के किनारे, लूनी नदी के किनारे। वो सेम वीएन मिश्र यहां पर भी अपने खुदाई करके गए, वही लघु पाषाण उपकरण यहां से भी मिले हैं। माइक्रोलिथ जो है वो यहां से भी प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण, हमें उपकरण मतलब छोटे छोटे हथियार टाइप के, लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे से हथियार मिलते हैं अपने पास, वही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक अलग सी बात, अग्निकुंड मिले यहां पे, फायर अल्टार्स, अग्निकुंड के एविडेंस प्राप्त होते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे। चौरी नहीं होती अपने शादी के टाइम में जो चौरी बनाई जाती है, यज्ञ वेदिका का दो आप, तो वैसे अग्निकुंड जैसे कुछ मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब मनुष्य के शुरुआती दिनों से उसके जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों का महत्व तो था, यज्ञ वगैरह करता होगा, क्यों करता होगा? तो भगवान को राजी करने के लिए करता होगा, तो यहाँ से ये चीज मिलती। तो दो बड़े सेंटर मिले अपने को पाषाण काल के अपने राजस्थान में, एक तो बागोर मिला, एक तिलवाड़ा मिला है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। दोनों जगह पे वीरेंद्र नाथ मिश्र उत्खनन करते हैं, दोनों जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, दोनों जगह से हमें लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा वो याद रखना कि आपको बागोर से एक तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है और वहां से आपको कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, इधर से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कुछ और अन्य साइट, ये दो बड़ी साइट जिनके बारे में आपने याद रखना। कुछ और चीजें, ये नागौर से दो जगह है, जायल और डीडवाना, ये भी दो पाषाण काल की जगह है, दोनों नागौर में। अजमेर में एक जगह बूढ़ा पुष्कर, ये भी यहां से प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ी सी बातें और याद रख लेना। तो पाषाण काल के 5 साइट याद रखना, सिंपल अपने सीधे, बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। बागोर और तिलवाड़ा के बारे में दो दो चार चार बातें हैं जो याद करके रखना आपने। हो सकता है वो आपसे प्री में पूछ ले, मेंस के अंदर आपसे कुछ शब्द लिखवा ले, तो ये सब लिखने के लिए अपने पास में होने चाहिए। ये वीएन मिश्र है जिन्होंने आपके दोनों जगह बागोर का उत्खनन किया था और तिलवाड़ा का उत्खनन किया था। तो वीएन मिश्र आप देख सकते हैं भाई, तो इनके बारे में देख लेना आप थोड़ा सा।
इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं अपने। तो मैं वापस, जब मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था, तो मैंने कहा पाषाण काल के बाद अपने को भारत में एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। आप देखिए, एक और बड़ी चीज बताऊं आपको। अंग्रेज जब तक हमारे देश के अंदर नहीं आए थे, तब तक हम ये मानते थे कि हमारे इतिहास का सबसे प्राचीन सोर्स जो है, जो एंशिएंट सोर्स जो है, वो हमारा एक ग्रंथ है ऋग्वेद। कि ऋग्वेद जो है वो हमारे इतिहास का सबसे एंशिएंट सोर्स है। उससे पहले हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया जाता है, वो टाइम पीरियड है 1500 बीसी। इसलिए भारत का जो इतिहास था वो 1500 बीसी के आसपास का इतिहास हुआ करता था। 1500 बीसी में अपने कहते भाई इसके पहले वाले हमें नहीं पता, इसके बाद वाली चीजें पता है, ऋग्वेद के बाद वाली चीजें पता थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे गोरे आए। गोरे आए तो गोरों में एक आदमी था यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक बंदा था। पुरातत्व का बड़ा शौकीन जीवड़ा था, इधर उधर जाता, और वो जब भी कोई गांव देखता, उसे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती यहाँ पे कि यार यहाँ पुराने टाइम में कुछ ना कुछ रहा होगा। ये जो देश है, ये यार प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। ये नहीं हो सकता कि यार इस देश की हिस्ट्री ये 1500 के आसपास से, 1500 बीसी के आसपास से शुरू होती हो, पहले भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा। फिर वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, भगवान बुद्ध में बहुत रुचि रखने लग गया था। और इसका रीजन था, हुआ क्या कि जब गोरे इंडिया में आए थे, उससे पहले तक वो दो धर्मों के बारे में ज्यादा जानते थे। खुद ईसाई थे, या तो यहूदियों के बारे में और जानते थे, या मुसलमानों के बारे में जानते थे, इस्लाम के बारे में जानते थे। जब वो इंडिया आए तो उन्हें कई नए नए प्रकार के धर्म मिले। हिंदू धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैनों के बारे में, सिखों के बारे में। हालांकि हम कहते हैं कि भाई बौद्ध, जैन और सिख अलग है ही नहीं, हिंदुओं के पंथ ही हैं, पर उन्हें यह बात भी यहां पर आकर पता चली। अलेक्जेंडर कनिंघम को बौद्ध में बड़ा मजा आया, और उसे लगा यार दुनिया में कोई धर्म जो अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर फैले हो, तो दो बड़े धर्म है, ईसाई और इस्लाम। ईसाइयों का खूब देशों में परचम है, इस्लाम खूब देशों में फला फूला। यदि आप कारण ढूंढने जाओगे कि इन दो धर्मों के पीछे क्या कारण थे, तो इन दो धर्मों के पीछे बड़े कारण इनके राजा थे। कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए, आक्रमण करके वहां की पूरी पब्लिक को धर्मांतरित कर दिया, कन्वर्जन किया, उसे दूसरे धर्म में लेकर आए। एक बड़ा रीजन ये है। दूसरे रीजन भी है कि शिक्षाओं से प्रभावित होकर कोई संतों द्वारा, लोगों द्वारा, प्रचार द्वारा ये भी किया होगा, पर एक बड़ा रीजन इतने बड़े क्षेत्र में फैलने का कारण राजा रहे, तलवार के दम पर विस्तार किया गया। एक तीसरा धर्म जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में फैला है, तो वो बौद्ध है। भारत से शुरू हुआ धर्म चाइना में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, बर्मा में, श्रीलंका में, नीचे वाला पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है अपना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसमें पूरे के अंदर फैला हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा, तो जैसे ईसाइयों वाला और इस्लाम वाला जो धर्म है, ये राजाओं द्वारा फैलाया गया, तलवार के दम पर फैलाया गया, क्या बौद्धों ने भी ऐसे तलवार के दम पर धर्म फैलाया? लोगों का दिमाग खराब है। वो बंदा तो ये था जो कह के गया था अहिंसा परमो धर्म है। उसका तो सिद्धांत ही ये था कि युद्ध बंद करो और अहिंसा का पालन करो। हम तो आज दिन तक कहते हैं कि भारत वह सभ्यता है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ऐसा काम नहीं करता था हमारे बड़ा आदमी। तो साहब बुद्ध के अनुयायी इतने कैसे बन गए, फॉलोवर इतने कैसे बन गए, इतने कैसे लोग मानने लग गए? उसकी शिक्षाओं को पढ़ गए, उसने कुछ बातें बताई, लोगों को समझ में आई, लोग इंप्रेस हुए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। कनिंघम को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मतलब लोग शिक्षाओं को पढ़ के भी फॉलो कर सकते हैं उसको। अब कनिंघम ने बुद्ध भगवान के बारे में जहां जहां से उसे जानकारी मिल सकती थी जुटानी शुरू की। जो जो इलाके बुद्ध से संबंधित थे उनका उसने उत्खनन वगैरह करना शुरू किया, दौरा करना शुरू किया। पर उसके साथ में लफड़ा दूसरा, उसे कोई चीज मिलती वो कहता ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कहीं से कोई माला मिल गई उसको, गले में जो मालाएं पहनते हैं किसी जगह से, और वो लिखता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोग थे, वो मालाएं पहनते थे इस प्रकार की। अब वो बौद्धों की थी नहीं थी, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात थी। पर फिर भी हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व का यदि कोई जनक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी है यदि कोई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, बेचारा वही करके गया था सबसे पहले। धीरे धीरे जब रेलवे आया भारत के अंदर,
तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ब्रेंटन बंधु थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उन्होंने जो स्थानीय मजदूर थे, लोकल जो लेबर थे, उसको कहा कि यार इस रेलवे लाइन के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता है, ईंटें कहां मिल सकती है? मजदूरों ने कहा ले, कितनी सिंपल सी बात की, ईंटें खूब पड़ी है। कहां पे? तो ये थोड़ा सा आपने जो है, इसे थोड़ा सा आगे एक गांव है, मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीले को हटाओ तो नीचे ईंटें ईंटें। ऐसे कहां से ईंटें आई? कब? हमें तो नहीं पता, आपको पुराने टाइम की पड़ी है ईंटें। तो उन्होंने कहा यार फिर वो काम की नहीं होगी, बुरबुरा गई होगी। उनका दिमाग खराब है, तू माथा फोड़ ले तो नहीं टूटे वो, इतनी पक्की ईंटें हैं। इंजीनियर बंधुओं ने वहां से खूब सारी ईंटें मंगवा ली, ईंटें मंगवा के वहां से रेलवे लाइन बिछा दी। पता भी नहीं लगाया वो ईंटें कहां से ला रहे हैं, कहां से नहीं ला रहे हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट भेजी जब ऊपर, तो उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी जगह से ईंटें प्राप्त कर रहे हैं जो पुरानी ईंटें हैं। अंग्रेजों ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत का सौभाग्य था कि भारत में एक महानतम गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड कर्जन, और कर्जन ने आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही बना दिया। इससे पहले तक डिपार्टमेंट रेगुलर काम नहीं कर रहा था, उसको फंड नहीं मिल रहा था। अब आर्कियोलॉजी का एक रेगुलर डिपार्टमेंट बनाया, पुरातत्व विभाग बनाया। भारत का और बड़ा सौभाग्य कि उस विभाग में काम करने के लिए एक बेहतरीन बंदा आया, उसका जो डायरेक्टर बन गया उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम करके एक बंदा आया वहां पे। जॉन मार्शल ने पुरातत्व को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने पुरानी रिपोर्ट वगैरह देखी, उसको पता चला कि यार फलानी जगह से ईंटें मिली थी। उसने उस जगह पे दयाराम साहनी नाम के एक बंदे को भेजा कि यार देखो यार जाके ईंटें कैसे क्या मिली। और जब दयाराम साहनी ने जाके उस मिट्टी के टीले को ढंग से हटाना शुरू किया, अचरज से आंखें फट गई। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर, पक्की ईंटों से बने हुए मकान, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सब मकानों के अंदर रसोई बनी हुई, स्नान घर बने हुए, कुएं बने हुए, प्रशासनिक भवन अलग, साधारण लोगों के रहने के लिए भवन अलग। उसे लगा ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पुराना शहर और कैसे प्राप्त हो सकता है जिसमें इतना सब कुछ सुव्यवस्थित हो? तब तक गोरे मानते थे कि ईसा मसीह के बाद में सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। ईसा ने सब कुछ बताया है। पता चला साहब ये तो बहुत पुराना है। इसका यदि पता लगाया जाए, इसको आप कार्बन डेटिंग से इसकी यदि पता लगाओगे उम्र, तो ठेठ जाके कोई 4500 बीसी के आसपास में ठहरता है। एग्जैक्टली शुरुआत में यहां कहां रहा होगा? भले नगर बनना या शहर बनना 2250 बीसी के आसपास शुरू हुआ होगा, पर उससे पहले लोग तो रहते होंगे। उनको लगा एक ही कोई ऐसा ढांचा होगा। 1921 में दयाराम साहनी को वह जगह मिली थी जिस जगह का नाम था हड़प्पा। अगले ही साल राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे और देखते हैं कि वैसा का वैसा एक और प्यारा, उतना ही सुंदर शहर, 125 सेक्टर में फैली हुई एक बस्ती मोहनजोदड़ो, डिट्टू जैसा हड़प्पा उतना मोहनजोदड़ो। अचरज की बात यह कि दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। अचंभा इस बात का है कि इतनी दूरी पर स्थित दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वही बनावट, वही सड़कें, वही ग्रिड सिस्टम, वही नालियां, पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों के मकान, और हड़प्पा से सवाया उससे कम नहीं। अंग्रेजों का इतिहासकार है पिगट, पिगट कहता है जैसे किसी साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल का जीव सोरा हो गया इन सब चीजों को देखकर। जॉन मार्शल घोषणा करते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर नगर बने थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बनने लगे थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने नालियां बनाई थी तो वह क्षेत्र भारत था। और उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ था।
कोटि कोटि प्रणाम उस जॉन मार्शल को। हम कहते हैं कि उसने भारत को जहां पाया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एस एन राव अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां प्राप्त किया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली भारत का इतिहास जहां पहले कहां ऋग्वेद के 1500 बीसी के आसपास से ही प्रारंभ माना जा रहा था, उस इतिहास को अब 4500 बीसी के आसपास से शुरू करना पड़ रहा था। और कालांतर की और खोजों ने तो बताया कि 7000 बीसी में मेहरगढ़ के अंदर खेती होनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, और अब जॉन मार्शल ने कहा कि खोद दो, ये वाला इलाका पूरा पाकिस्तान वाला का तो पूरा खोद दिया जाए। और हर साल आज चहुंदड़ो मिला, आज कोटदीजी मिला, आज सोरतुगही मिला, आज मुंडीकाक मिला, अल्लादीनो मिला, क्षेत्र पर क्षेत्र, क्षेत्र पर क्षेत्र। 47 आ गया, देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो वो तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो पिछले 25-26 साल की मेहनत से प्राप्त की गई थी, सारी की सारी पाकिस्तान चली गई। और अब पाकिस्तान ने अपने वालों को कहा एनसीआरटी चेंज कर लो रे तुम्हारी। दुनिया में पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान में थी, दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में थे, दुनिया में सबसे पहले नालियां ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान में था। क्या भारत भारत लिखते रहते हो? अपने का है, पहले तो अपने एक ही थे ना, कुछ ही नहीं था। थप्पड़ पड़ेंगे अब तुम्हारे, चेंज करो तुम्हारी। तब किसी अपने वाले का दिमाग काम किया कि जब यार पाकिस्तान वाले पंजाब में ये चीजें हो सकती है, तो ये थोड़ी है कि बाउंड्री बनाई होगी कि उधर उधर वाले पंजाब में लोग रहेंगे, अपने वाले पंजाब में भी तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजों ने खुदाई उस साइड के अंदर ही की, अपने खुदाई इस साइड में कर लो। और जब इस साइड में खुदाई करने शुरू हुए तो बहुत जल्दी पंजाब में एक जगह मिल गई, रोपड़। वैसा स्थल जैसे पुराने था, तो यार मिल रहे हैं इधर। थोड़े और नीचे उतरने शुरू हुए, हरियाणा में एक बेहतरीन जगह मिली, बनावली। कह ये तो वैसा ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा। कहा और नीचे उतरो, देखे थोड़ा और नीचे उतरे, जैसा हड़प्पा जैसा मोहनजोदड़ो वैसा एक हनुमानगढ़ में जगह मिली, कालीबंगा। थोड़ा और नीचे उतरे तब पता चला कि सभ्यता तो गुजरात में पड़ी है। 350 साइट्स मिली है अब तक, जिनमें 200 से ज्यादा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा और लोथल जैसी साइट मिली, कच्छ के रण के अंदर बसा हुआ धोलावीरा। स्टेडियम बना रखा उन लोगों ने, नोटिस बोर्ड लगा रखा, तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे वो लोग। क्या टेक्नोलॉजी का विकास किया होगा यार उन लोगों ने। लोथल एक बंदरगाह, डॉकयार्ड बना रखा उन्होंने, गोदीबाड़ा बना रखा। इतने में हरियाणा में एक जगह मिली राखी गढ़ी। वो पता चला साहब आज दिन तक आपको जो मिले उनमें सबसे बड़ा तो ये है। हमारे राजस्थान के हिस्से में जो सेंटर आया वो सेंटर कालीबंगा है। शुरुआत में जॉन मार्शल ने कहा कि इसके सेंटर सिंधु नदी के आसपास में मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। फिर किसी ने कहा नहीं भाई साहब, कालीबंगा तो घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवा के किनारे है, कोई महाराष्ट्र का देमाबाद परवरा नदी के किनारे है, कोई यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, तो जम्मू कश्मीर का मांडा चिनाब के किनारे है। अब तो फिर कहा गया यार पहली साइट जो इसकी मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। तो उस सभ्यता को दोनों नामों से जानते हैं, हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हम उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम सबको गर्व महसूस करवाने वाली महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पियन सिविलाइजेशन, जिसका राजस्थान में एक सेंटर था, वो सेंटर कालीबंगा हुआ करता था। ये वो कालीबंगा का टीले का ही फोटो है जहां से हमें वो नगर वगैरह प्राप्त हुआ था, ये वो टीला है। तो मैंने फोटो लगा दिया आपके लिए, थोड़ा आप देख लो इसको। और कुछ पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में, फिर और चीजें बताता हूं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, तब गंगानगर लगता था जब खोजा था तब, तो अब अपना हनुमानगढ़ है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी आया करती थी, घग्गर नदी के किनारे अपना कालीबंगा बसा हुआ था। हम कहते हैं इस शब्द का मीनिंग है बंगा। बंगा मतलब पंजाबी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसलिए अपने आप में कालीबंगा बन गया।
बंगा का मतलब चूड़ियां। पंजाबी गाने सुनोगे तो बंगा शब्द खूब सारा आता है। जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रां दा ना चलदा। भाई कह रहा है कि जहां तेरे जी में है वहां से अपने चूड़ियां पहन के आ जाना, नाम चलता है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है तेरे को। और मुझे लगता है बंगा केवल पंजाबी में क्यों, इंग्लिश के अंदर बेंगल्स ही कहा जाता है इसको। मुझे लगता है गुजराती और राजस्थानी में भी तो बंगड़ी बोलते हैं। मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, गुजराती का गीत है ओडी के बारे में। सब भाषाओं में ऐसा ही शब्द हुआ करता था। तो ये भी कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं कि बंगा का मतलब चूड़ियां होता है। तमाम जगह बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, सब भाषाओं के अंदर यही बोला करते थे। तो काली बंगा का मतलब काली चूड़ियां। इसके बारे में सबसे पहले कोई अपने को जानकारी दे के गया था तो वो बेचारा भला इटालियन था, एलपी टेसीटोरी। वो अपने को सबसे पहले कह के गया था यार यहाँ है रे तुम्हारे कुछ। मैं जब इधर जाता हूं तो मुझे लगता है यार है मामला गड़बड़ है इधर। इधर यार पुराने टाइम में लोग रहते हो, पर तब किसी ने ध्यान दिया नहीं। अंग्रेजों का ध्यान नहीं गया तो अपने तो राजा महाराजाओं का शासन था, ध्यान देता ही को। तो वास्तव में इसकी खोज कि यहां पर कुछ है ये बताने वाले कोई बंदे थे, तो 1952 के अंदर उस बंदे का नाम था अमलानंद घोष। तो कोई पूछे कि कालीबंगा की डिस्कवरी करने वाला बंदा कौन था, तो अमलानंद घोष थे। कब की थी? तो 1952 के अंदर की थी, खोज की थी। पर यहां पे एक्सकेवेशन करवाना बहुत बाद में शुरू किया था। 1961 के आसपास में इसका एक्सकेवेशन करवाना शुरू किया। दो बंदे थे, एक थे ब्रजबासी लाल, एक बंदे थे बालकृष्ण थापर। अपने एक हिस्टोरियन जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा था। थर्ड कैपिटल ऑफ द हड़प्पियन सिविलाइजेशन। पहली दो कौन? तो एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जिनको पिगट ट्विंस कैपिटल बताता है, जुड़वा राजधानियां बताता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। एलपी टेसीटोरी सबसे पहले इधर संकेत करके गया था। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। 1961 से 69 के बीच ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। लगभग एक दशक का उत्खनन एक्सकेवेशन चला है इसका। दशरथ शर्मा जो कि अपने हिस्टोरियन है वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, वैसा वैसा कौन सा बसा हुआ था? आपके कालीबंगा बसा हुआ था। दो प्रकार की चीजें मिली है हमें यहां से। हड़प्पा से पहले की चीजें भी मिली है, प्री हड़प्पियन। साहब पुरानी तो इतनी है कि जब हड़प्पा वाले भी नहीं आए थे तब भी यहां पर लोग रहा करते थे। और एक हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा कालीन। ध्यान रहे कि कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां प्राप्त होती है, दो सिविलाइजेशन प्राप्त होती है। एक प्री हड़प्पियन जो हड़प्पा वालों से भी पहले की है, एक हड़प्पा के कंटेम्पररी कि जब हड़प्पा में लोग रह रहे थे तब अपने यहां पर भी लोग रह रहे थे। 5 लेयर का एक्सकेवेशन करवाया गया है। 5 स्तर प्राप्त होते हैं। आप ऊपर 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, से 5 स्तर प्राप्त हुए। कहते हैं पहला और दूसरा जो है वो तो प्री हड़प्पियन के हैं, तीसरा चौथा और पांचवें जो है वो हड़प्पियन के। शुरुआत में इन लोगों ने यहां पे कोई गांव वगैरह बसाया, फिर ये कहां चले गए हमें नहीं पता। 2500 बीसी के आसपास में ये लोग यहां से कहीं माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद नए लोग आते हैं, वो लोग यहां पर आके नया शहर बसाते हैं। इस बार वो शहर बसाने वाले लोग हड़प्पा वाले लोग। ये वाले जो लोग थे, जो प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, एक बस्ती थी जिस बस्ती को चारों तरफ से घिरा हुआ था, परकोटा बनाया हुआ था, बस्ती के चारों तरफ रैम्पार्ट बनाया हुआ था बस्ती। इधर एक बड़ी जोरदार सी चीज प्राप्त होती है इस प्री हड़प्पियन में। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें खेत मिला है, जुता हुआ खेत, प्लग्ड फील्ड, जैसे हल चलाया हुआ हो खेत। एक फील्ड के एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर हल चलाया हुआ, खेत की जुताई की हुई है।
तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते। जो हल्की लाइनें चली हुई उनसे यह भी पता चलता है कि वो एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक साथ दो फसलें प्राप्त कर लिया करते थे। जो फसलों के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि वो लोग गेहूं और जौ प्राप्त किया करते थे। तो प्राक हड़प्पा वाली संस्कृति से, दक्षिणी पूर्वी भाग से एक हमें जुते हुए खेत का, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस प्राप्त होता है, जिसमें हल चला हुआ उस खेत के अंदर वो एक साथ दो फसलें प्राप्त किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो दो फसलें थी, वो गेहूं और जौ थी। उसके बाद में हड़प्पा कालीन वाले लोग आए। इन वाला सिस्टम थोड़ा अलग। इनकी तो एक ही बस्ती थी, बस्ती के चारों तरफ परकोटा था। इनकी जो भी बस्ती हुआ करती थी वो दो भागों में विभाजित थी। दो भागों में विभाजित हुआ करती थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि ज्यादातर बस्तियां दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, पूर्वी भाग है वो थोड़ा निचला नगर बोलते थे, डाउन टाउन नहीं कहते थे इसको, तो निचला नगरी कहा करते थे। इसको बोलते थे दुर्ग, सिडेटल। प्रशासनिक गतिविधियां सारी इसमें होती, ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स वगैरह वो इसमें मिलेगी आपको। प्रशासनिक गतिविधि, यहां पे आपको जनसाधारण के लोग मिलेंगे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, प्रशासनिक सामग्रियां सारी वहां पर प्राप्त होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सारी वहां से प्राप्त होगी। सिडेटल या दुर्ग कहा करते थे इसको। पूर्वी भाग उसकी तुलना में थोड़ा डाउनटाउन है, निचला नगर है, और वहां पे जनसाधारण के लोग रहा करते थे। दोनों के अलग अलग परकोटा है, इसका परकोटा अलग, इसका परकोटा अलग। और इस वाले परकोटे में तो बड़ी जोरदार बात है, ये जो चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है और चार दीवारी में घुसते ही गेट है, और गेट के इधर साइड के अंदर एक कमरा बना हुआ है। गेट कीपर रखता होगा, गेट कीपर रखते होंगे कि जो भी इस डाउनटाउन में आएगा तो एंट्री हो भाई साहब, कौन आया है कौन नहीं आया है, इन सब की बातें पता रहे हमें। ये तो मोटा मोटा सा उनका विश्लेषण। ये हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में हमें दो संस्कृतियां दिखाई देती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 लेयर तक इसका उत्खनन किया गया, 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया, जिनमें शुरुआती 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के, और बाकी 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, उन्होंने एक बस्ती थी जो एक ही परकोटे से घिरी हुई थी। उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पर वो एक साथ दो फसलें उगाया करते थे, और वो फसलें गेहूं और जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन जो टीला मिला हमें वो दो भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, जिसे सिडेटल या दुर्ग कहा गया है, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती है। पूर्वी भाग जो है वो डाउनटाउन था, जनसाधारण के लोग रहते थे, दोनों अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। पूर्वी भाग के प्रकोटे के अंदर घुसते ही साइड के अंदर एक गेट बना हुआ था, मकान बना हुआ था गेट के पास में, जो शायद द्वारपाल के रहने के लिए, द्वार रक्षक के लिए काम आता होगा। और क्या क्या चीजें मिलती है।